अच्छा, अब स्टडी हम लोग करेंगे कि व्हाट इज़ लेबर पेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेबर पेन क्या है, ट्रू लेबर पेन क्या है, लेबर पेन ट्रू और फॉल्स में क्या अंतर है। ठीक है, अब ये चीज़ आती है कि कैसे बच्चा डिलीवर होता है, क्या क्या लेबर का स्टेजेस है। तो लेबर का 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 में कौन सा पीरियड आएगा? स्टेज 1 में पेन स्टार्ट हो रहा है अगर लेबर, और सर्विस तब तक डायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, उस पीरियड को हम लोग स्टेज 1 कहते हैं। ठीक, सर्विस डायलेट हो गया और बच्चा होने तक के पीरियड को स्टेज 2 बोलते हैं। और बच्चा डिलीवर हो गया और प्लासेंटा निकलने से, मेम्ब्रेन निकलने से अम्बिलिकल कॉर्ड लाइगेशन तक, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टेज 3। स्टेज 1 लेबर पेन शुरू होने से कंप्लीट सर्विस डायलेटेशन तक स्टेज 1 है। कंप्लीट सर्विस डायलेटेशन से लेकर के बच्चा डिलीवर होने तक के पीरियड को बोलते हैं स्टेज 2। और बच्चा डिलीवर हो गया, प्लासेंटा निकलने और अम्बिलिकल कॉर्ड फिक्स होने से लेकर के इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं स्टेज 3। क्लियर? अब क्या क्या मैनेजमेंट है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, तो स्टेज 1 में मदर को आपको हाइड्रेट करना है, आईवी, क्योंकि पेन में है। तो पेन में है तो उसको आपको, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है उससे, तो आपको उस समय एक आईवी ड्रिप लगा के रखना है, फ्लूइड देना है। ठीक है, और स्टेज 1 में मदर को लेबर रूम में नहीं रखा जाता, उसको जनरल वार्ड में ही रखा जाता है और उसको मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि और स्टेज 1 का जो पीरियड है वो लगभग फर्स्ट चाइल्ड के केस में वो 10 से लेकर 12 घंटा तक हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। स्टेज 2 आधे घंटे से 40 मिनट। ठीक है, 40 से 45, 1 घंटा भी हो सकता है। प्राइमरी केस में, प्राइमरी ग्रेविडा का केस में 45 से 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है। और मल्टी ग्रेविडा है, बच्चा अगर पहले से ज़्यादा है तो उसको आधा घंटा लग सकता है। स्टेज 2, ये पीरियड जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये इस स्टेज जानना बड़ा जरूरी है कि मदर जो है किस लेबर के किस स्टेज में। तीसरा कि बच्चा डिलीवर हो गया और आप बच्चे को कितने देर में सेटल कर रहे हैं और प्लेसेंटा कितने देर में बाहर आना है। ठीक है, इस पीरियड को हम लोग स्टेज 3 पीरियड। तो फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट यही है कि हाइड्रेट करना है और 10 मिनट 15 मिनट पे उसको बच्चा का मूवमेंट, बच्चा का हार्ट रेट कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, साथ में जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो वैसे सर्विक्स डायलेट हो रहा है कि नहीं। सपोज 10 लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हुए 10 घंटे हो गया और सर्विक्स का मुंह खुला ही नहीं, तो सर्विक्स का मुंह जब तक नहीं खुलेगा बच्चा बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि तब तक सर्विस का मुंह खुल जाना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन। प्रोलॉन्ग स्टेज माने स्टेज जो फर्स्ट स्टेज है वो आपका अब पीरियड उसका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, नॉर्मली जो है 10 से 12 घंटा होना चाहिए, लेकिन अब 14-15 घंटा हो गया, लेकिन अभी सर्विस खुला ही नहीं। और जब आप हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं तो हार्ट रेट में कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो वाटर ऑफ बैग ऑफ वाटर जो है वो अभी वो फटा नहीं है, वो आपको दिख नहीं रहा है, डिस्चार्ज हो नहीं रहा है।
इसका मतलब कि बच्चा डिस्ट्रेस में है और लेबर प्रोसीड नहीं कर रहा है, मतलब लेबर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब है, ठीक है, इस स्टेज में इंजेक्शन कुछ नहीं देना है, ठीक है, आप इस स्टेज में इंजेक्शन नहीं दे सकते। इंजेक्शन देने से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन है जिसको हम लोग देते हैं लेबर, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम है कि यूट्रस जो है जिसमें बच्चा है उसके कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है कि बढ़ाता है, ठीक है। अगर स्टेज 1 में आप अगर ऑक्सीटोसिन दे दिए तो क्या होगा, सर्विस का मुंह बंद है, ठीक है, सर्विस का मुंह ये बंद है और इधर से ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो क्या होगा, ये तो खुल नहीं रहा, ये तो बंद है और ये जो आपका ये यूट्रस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बच्चा को फर्दर आपको डिस्ट्रेस करेगा। मुंह खुल नहीं रहा है, उधर से ये प्रेशर देगा तो बच्चा आपका डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कुछ नहीं देना होता है, सिर्फ वाइटल, बच्चे का वाइटल और मदर का वाइटल दोनों हम लोग मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो रहा है तो अब ये किस कारण से हो रहा है, अब ये कारण क्या क्या कारण हो सकता है। मदर अगर बहुत शॉर्ट हाइटेड है और पेल्विस उसका अगर एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, तो पेल्विस छोटा है जिसमें लेबर संभव नहीं है, तो वो यूट्राइन अगर कॉन्ट्रैक्शन हो भी रहा है तो सर्विस का मुंह नहीं खुल रहा है, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। या और भी कोई पैथोलॉजी है, मदर अच्छा से फोर्स नहीं लगा पा रही है, ठीक है, हार्मोनल जो है डिसबैलेंस है, ठीक है, हाँ, यूट्रस एटोनिया हो गया है, बहुत सारा कारण। तो ऐसे स्टेज में, स्टेज 1 में अगर प्रोलॉन्ग अगर लेबर हो रहा है तो दैट इज इंडिकेशन ऑफ योर सीजरियन सेक्शन। ये इंडिकेशन है कि अब आपको सर हार्ट रेट रुक जाता है बच्चा का, तब भी सीजरियन होता है। हाँ, तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत कम रहा है, होना चाहिए। हार्ट रेट न्यू बॉर्न में 120 से लेकर 150 तक, दैट इज नॉर्मल है, तो दैट इज नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी 120 से 150 तक। अगर 150 से 60 से अगर ज़्यादा है, जैसे 200 किसी बच्चे का हार्ट रेट है, तो इसका मतलब है कि बच्चा डिस्ट्रेस में, उसको टैकीकार्डिया और बच्चा डिस्ट्रेस। 100 से नीचे है तो 100 से नीचे में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ, लेकिन ये आप नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। किसी अगर इंट्रायूट्राइन बेबी है, अगर उसको हार्ट रेट अगर 100 है तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि कम है। अगर उसका 80 से अगर नीचे आ जाएगा और सब समय अगर 80 से नीचे है, तब आप कह सकते हैं कि बच्चे का हार्ट रेट कम है। फाइनल टाइम में बाबू का 85 था, ठीक है, तो 80 से अगर कम है तो आप कह सकते हैं कि कम है। दूसरा चीज़ ये कहता है पार्टोग्राम, एक चार्ट प्रिपेयर किया जाता है जिससे सर्विस कितना डायलेट हो रहा है, आपका बच्चे का हार्ट रेट कितना है, मदर का कितना हार्ट रेट है, बीपी कितना है, ये सब मॉनिटरिंग करने का एक चार्ट है, तो उसको बोलते हैं पार्टोग्राम। तो वो आपको दिखाएगा कि बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, सर्विस कितना डायलेटेड हो रहा है, वाइटल्स क्या है, ठीक है, इसके मॉनिटरिंग को बोलते हैं पार्टोग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो ये इंडिकेशन है कि अब आपको सीजरियन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सर्विस डायलेट कर रहा है, सर्विस डायलेट हो गया, अब बच्चा को डिलीवर, तो जब बच्चा आप डिलीवर कीजिएगा तो उसको जो, हाँ, अब प्रेजेंटेशन की बात है कि बच्चा पेट में कैसा है, तो 3 प्रेजेंटेशन है, बच्चा 3 ही स्थिति से पेट में अंदर आ जाए। एक होता है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, सेफेलिक का लिटरल मीनिंग है ब्रेन, सेफलस, ब्रेन को सेफलस। तो अगर ये हेड जो नीचे, जो नॉर्मली 70 to 80% केसेस में रहा, हेड नीचे रहा,
इसको बोलते हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। दूसरा है ब्रीच प्रेजेंटेशन। नॉर्मल कैसे पैर ही आता है ना, पहले सर आता है? नहीं, पहले सर आता है। फिर पैर लास्ट में। हाँ, जिसका तो पैर आता है वो वर्टेक्स आता है। प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन जो है उसमें सर पहले आए। तो जब आप स्टेज 1 में सर्विक्स डायलेटेड हो गया तो अब आप उसमें देखेंगे, एग्जामिन करके कि क्या बाहर आ रहा है। आजकल तो आपके पास अल्ट्रासाउंड है। आपने जब मदर गई लेबर में तो आपने अल्ट्रासाउंड किया तो स्थिति पता चल गई है कि बच्चे का क्या प्रेजेंटेशन। लास्ट कॉलम करके देखा। हाँ, प्रेजेंटेशन क्या है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है कि कमर नीचे है, 3 प्रेजेंटेशन है। हेड नीचे हो सकता है, कमर नीचे हो सकता है, या तो शोल्डर प्रेजेंटेशन, कंधे नीचे रहता है, एक कंधा आपका नीचे। तो वर्टेक्स और सेफेलिक प्रेजेंटेशन में बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो जाए, ज़्यादा चांसेस, अगर सब कुछ ठीक है तो, पेल्विस एडेक्वेट है तो। लेकिन शोल्डर प्रेजेंटेशन में या आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मली बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी होने का क्या है, चांसेस क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 3 प्रेजेंटेशन: वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड नीचे रहेगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन में कमर का हिस्सा नीचे रहेगा, और शोल्डर प्रेजेंटेशन में शोल्डर रहेगा आपको नीचे। ठीक है, तो 3 प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब शोल्डर अगर है प्रेजेंटेशन तो उसको आप अंदर डाल करके उसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। तो आप इंटरनल रोटेट करके आप क्या कीजिएगा कि हेड को है पहले ला, ठीक है, शोल्डर में। ब्रीच प्रेजेंटेशन में अंदर आप वो रोटेट कर सकते हैं। हाँ, रोटेट किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। आजकल ये सब चीज़ कम किया जाता है क्योंकि इसमें इंजरी होने का, बच्चे को डिस्ट्रेस में जाने का चांसेस ज़्यादा है। अब लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि उनको थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले। तो यही सब कारण है कि सिजेरियन सेक्शन की जो परसेंटेज है बहुत बड़ी है। क्योंकि लेबर जो बच्चे को पैदा होना एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली कुछ करना ही नहीं है, बच्चा अपना नॉर्मली पाथवे में आएगा, कुछ नहीं करना। अब ये क्वेश्चन आता है कि सिजेरियन सेक्शन क्यों बढ़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सिजेरियन सेक्शन इसलिए बढ़ा है कि अब जैसे आप लेबर पेन स्टेज 1 में है हमारे, करना उसमें कुछ नहीं, ना आप दवा दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, मदर को खाली हाइड्रेट करके एश्योरेंस करें। अब मदर भी घबराई हुई कि हमको पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो अटेंडेंट है वो भी घबराया हुआ कि बच्चा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन, आपको ये गायनिकोलॉजिस्ट जो है, जो भी आपका डिलीवरी करा रहा है, उस पर आपको फेथ रखना है। दूसरी बात है कि अब आपका जो पहला कारण है, दूसरा कारण क्या है कि जो भी डॉक्टर्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल डिलीवरी अगर उनको कराना है तो ही हैज़ टू बी प्रेजेंट इन वार्ड में डॉक्टर आपका प्रेजेंट रहेगा वो सब समय, क्योंकि स्टेज 1 में तो मॉनिटरिंग नहीं करना है, मदर की स्थिति कैसी है, बच्चे की स्थिति कैसी है, सर्विस डायलेट कर रहा है कि नहीं, मैच्योर है कि नहीं है, वाटर डिस्चार्ज हुआ कि नहीं, वाटर डिस्चार्ज होने के बाद पार्टोग्राम करना है, एक्टिव मैनेजमेंट, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। उसके लिए तो डॉक्टर नर्सेज को अलर्ट रहना है, और उस समय कुछ भी हो सकता है। तो एक दूसरा कारण है सिजेरियन सेक्शन होना। तो तीसरा कारण क्या है कि हर कोई ये एश्योर होना चाह रहा है कि बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, माँ को कुछ नहीं होना चाहिए।
इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अब ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर बच्चा आपका वर्टेक्स, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा का सर पहले बाहर है, आपने अल्ट्रासाउंड बहुत पहले कराया, बहुत पहले अल्ट्रासाउंड आपने कराया, उस समय वर्टेक्स प्रेजेंटेशन था और बच्चा रोटेट कर गया, अंदर में घूम गया, तो उसका प्रेजेंटेशन हो गया, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया या ब्रिज प्रेजेंटेशन, अब तो गड़बड़ हो गया। तो अब ये तो आप जब आप फर्स्ट स्टेज लेबर में है, लेडीज सर्विक्स डायलेट हुआ, तब आप एग्जामिन करके देख रहे हैं कि अरे ये तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो कमर नीचे आ रहा है, ये तो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, सर तो ऊपर है। तो जो ब्रिज प्रेजेंटेशन है, क्या ये चीजें ब्रिज प्रेजेंटेशन में नहीं होता कि कमर का जो निचला भाग है वो पहले बाहर आ रहा है। अब वर्टेक्स में है कि सर पहले बाहर आ रहा है, तो नॉर्मल तो है कि सर पहले बाहर आना चाहिए। अब यहाँ तो है कि कमर पहले बाहर आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? नहीं, उसमें आप रोटेट नहीं कर सकते कि सर तो ऊपर है। उसमें भी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल इंटरनल में समझ रहे हो कि पेट को ऐसे दबा करके उसको रोटेट करना है कि कमर का ऊपर से करना है एक्सटर्नल, हाँ, कि सर नीचे चला जाए। ये सब आजकल बहुत कम प्रैक्टिस होता है, बिकॉज कि अगर आप रोटेट किया, रोटेशन के कारण कुछ हो चाहे नहीं हो सकता है रोटेशन सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है कि रोटेशन नॉन सक्सेसफुल हो। इसकी गारंटी नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे अगर बच्चे को कुछ होता है तो यू विल बी ब्लेम्ड फॉर कि व्हाई यू हैव डन इट, आपने ऐसे क्यों किया। तो ये सब कारण है कि जहाँ पॉसिबिलिटी भी है कि चीज़ें होने के लिए, तो उससे हम लोग दूर हो जाए। ठीक है सर, डॉक्टर तो कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है। अब स्टेज 1 में लेडी है, सर्विक्स डायलेट हो गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है? अब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है बच्चा, तो बच्चा का सर पहले बाहर आएगा। तो पहले क्या करते हैं कि इंटीरियर शोल्डर बाहर करते हैं। हाँ, ऊपर के कंधे को पहले हम लोग बाहर कर, सर बाहर आ गया, ऊपर के कंधे को बाहर फ्लेक्स करके बाहर करते हैं, उसके बाद नीचे के कंधे को हम लोग बाहर करते हैं, उसके बाद बच्चा बाहर। ठीक है। अब स्टेज 1 का सपोज कि सर्विक्स डायलेट नहीं कर रहा है, और उसमें क्या कर, उसमें देते हैं हम लोग कि सर्विक्स डायलेट है लेकिन बच्चा, सर्विक्स पूरा खुला हुआ है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो पूरा फोर्स से नहीं है, इसीलिए बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। यूट्रस सर्विक्स खुला हुआ है लेकिन बाहर नहीं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि पेट के नीचे हम लोग प्रेशर देते हैं, तो उसको बोलते हैं फंडल प्रेशर। फंडल प्रेशर यूट्रस के ऊपरी भाग को कहते हैं फंडस। फंडस, बॉडी, सर्विक्स, 3 पार्ट है यूट्रस ऊपरी। तो उसी में जो प्रेशर हम देते हैं, तो प्रेशर जब आप दीजिएगा तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो बच्चा धीरे धीरे नीचे आएगा और नॉर्मली बच्चा बाहर आएगा। ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ लेबर स्टेज 1 हम लोग फंडल प्रेशर देके बच्चे को बाहर निकालेंगे। फर्स्ट इंटीरियर शोल्डर निकालेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर निकालेंगे। जब बच्चा बाहर आ गया, ठीक है, अब इंजेक्शन दवाई क्या किया, जब आप इंटीरियर शोल्डर निकाले, अब वहाँ इंजेक्शन हम लोग देते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कब दिए हम? स्टेज 2 में, ना कि स्टेज 1। ठीक है। तो स्टेज 2 में हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन दिया। अब ऑक्सीटोसिन का क्या काम है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट, आप स्पेशल इन सुपरविजन, आप लेटर पार्ट ऑफ स्टेज 1 जहाँ पे आपको लग रहा है कि सर्विक्स खुला हुआ है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अभी ये स्कोप है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का, फंडल प्रेशर दे रहे हैं, उस समय भी स्पेशल केसेस में आप
ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, क्योंकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट आपका कम कर रहा है, ठीक है, उस समय भी दे सकते हैं। लेकिन आइडियली सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हम लोग ऑक्सीटोसिन देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में नहीं, अगर देना भी है तो फर्स्ट स्टेज का एकदम लास्ट में, जब आपका सर्विस आपका ऑलमोस्ट फुल्ली डायलेटेड है, तब आपको ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब बच्चा बाहर, अब जब बच्चा आपका बाहर आ गया, अब स्टार्ट होता है स्टेज 3। तो स्टेज 3 में क्या होगा? स्टेज 3 में जब बच्चा बाहर आ गया तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं और वहाँ क्लैंप लगाते हैं, ठीक, माँ से कनेक्टेड होता है। हाँ, जो माँ से कनेक्टेड होता है, और प्लासेंटा जो यूट्रस में जो लगा रहता है, जो न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। प्लासेंटा और बच्चे का जो कनेक्शन है, उसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको काटे, उसको बांध दिए। 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि अभी ऑक्सीटोसिन हम लोगों ने दे दिया है, तो क्या करेगा कि ऑक्सीटोसिन आप यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो जो प्लासेंटा अंदर है वो धीरे धीरे छोड़ करके वो धीरे धीरे क्या होगा? बाहर। तो ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड फिक्स हो गया, बच्चा डिलीवर हो गया, प्लासेंटा बाहर हो गया। इसमें कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक लगता है। हाँ, ये हो गया नॉर्मल डिलीवरी। सिजेरियन में तो कुछ नहीं, सिजेरियन में इसमें कोई प्रोसेस नहीं। सिजेरियन में अभी बताते हैं कि सिजेरियन में क्या करना है, ठीक है। ये दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। अब क्या हुआ कि बच्चा बाहर आ गया और आपने इंजेक्शन दिया, प्लासेंटा भी बाहर आ गया। ये अब ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, लेबर अब खत्म, ठीक। लेबर के बाद अब क्या करना है बच्चा? तो अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि जहाँ भी बच्चा डिलीवर हो वहाँ पे पेडियाट्रिशियन रहे, और वो जब बच्चा जैसे डिलीवर होगा उसको एग्जामिन करके दे। हाँ, तो अब बच्चा को एग्जामिन करना है, तो अब उसमें क्या क्या देखना है? तो बच्चा को कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा को कोई आज प्रेजेंट बीमारी तो नहीं है, बच्चा सांस ले रहा है, ठीक से नहीं ले रहा है, बच्चा का कलर क्या है, बच्चा का अपीयरेंस क्या है, बच्चा का एक्टिविटी क्या है, जिसको हम लोग एपगर स्कोर से हम लोग क्या करते हैं? एपगर उस पहले पढ़े थे, ठीक है। तो एपगर स्कोर से हम लोग उसको ग्रेडिंग करते हैं कि बच्चा जो कितना सही है, ठीक। तो अगर 5 से नीचे है तो बच्चा का पुअर कंडीशन, 5 से 8-9 के बीच में है तो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। उसके माने अगर 5 से 8 के बीच में है तो हो सकता है हल्की फुल्की दिक्कत हो, मेजर दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 5 से नीचे है तो मेजर इशू, 8 के ऊपर है तो नॉर्मल, ठीक है। कितना मुझे 10 से 15। हाँ, अब अगर उसमें आपको क्या क्या देखना है? A फॉर एक्टिविटी, बच्चा का फ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। टच के साथ उसको एक एक्टिविटी हो गया। P से हो गया पल्स देखना है। G से हो गया ग्रीमेसेस। ग्रीमेसेस का क्या मतलब है कि आप किसी को टच कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स कैसा, ठीक है। अगर तो बच्चे को स्टिमुलस जाने अनजाने में हम लोग डिलीवरी के समझ लेते हैं। जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो आप उसको टच कर रहे हो, उसको टॉवेल से साफ कर रहे हो और फिर टच कर रहे हो, तो ये उस समय उसका एक्टिविटी क्या है। जो बच्चा का ब्रेन डैमेज रहेगा, जो बच्चा सुस्त रहेगा, जो बच्चा का एक्टिविटी पुअर रहेगा, बच्चे में कोई दिक्कत रहेगा तो क्या रहेगा? बच्चा एकदम सुस्त रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं,
जैसा जैसा आप रख रहे हैं वैसे ही रह रहा है। ऐसे झूल गया, ऐसे भी झूल गया, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा रहेगा वो हाथ पैर ऐसा मूव करता रहेगा। ठीक है, ये बोलते हैं ग्रीमेसेस। ठीक है, उसके बाद ए आता है, ए फॉर एपियरेंस। एपियरेंस क्या है कि कलर देखना है। तो नॉर्मल बेबी का क्या कलर होता है? हाँ, लाइट पिंक रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा पिंक है या रेड है तो भी ठीक चीज़ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। जिसमें न्यूबॉर्न बेबी में जो प्री टर्म है, तो 37 वीक से पहले हुआ है, उसमें पॉलीसाइथेमिया होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ कि ये हो गया आपका एपियरेंस। ठीक है, और लास्ट है क्या है कि रेस्पिरेशन, सांस लेने। हाँ, तो सांस लेने में, अब सांस लेने में 3 चीज़। स्कोरिंग अब करके क्या है, 0, 1, 2। ठीक है, अगर बच्चा एक तो है कि एकदम बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है, एक है कि सांस ले रहा है लेकिन फिर रुक जा रहा है, सांस ले रहा है, उसको बोलते हैं इरेगुलर रेस्पिरेशन। ले रहा है फिर रुक जा रहा है, ले रहा है फिर रुक जा रहा है। नॉर्मल जो है रेस्पिरेशन नहीं। और तीसरा है कि नॉर्मली सांस ले रहा है, खा रहा है, घूम रहा है। ठीक, तो ये हो गया नॉर्मल। उतना दूसरा चीज कि इसमें आप एपगर स्कोर को कैसे स्कोर करें, हाउ डू यू स्कोर एपगर स्कोर? तो फर्स्ट जो फ्यू सेकेंड है, फर्स्ट फ्यू सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका फर्स्ट फ्यू सेकेंड में एपगर स्कोर यूजुअली कम ही रहता है। ठीक है, नॉर्मल भी बेबी है तो कम रहेगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी आने में भी कुछ सेकंड का टाइम है, कुछ मिनट का टाइम है। तो आप फर्स्ट जो है 2 to 3 मिनट आपका अगर कम भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन 5 मिनट्स के बाद का जो आपका स्कोर है, अगर वो लो है, अगर लो है, ठीक है, तो आफ्टर 5 मिनट का जो आपका स्कोर अगर वो लो है, तो इसका मतलब है कि बच्चा को जेन्युइन प्रॉब्लम है और आपको उसको एड्रेस करना है। तो आपका स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर मॉनिटर योर न्यूबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये करना है कि न्यूबॉर्न चाइल्ड में क्या क्या देखना है, क्या नॉर्मल है फाइंडिंग, क्या है नॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है।